नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और खासकर रेलवे से संबंधित। आज इसीलिए हमने लेटेस्ट अबाउट फैक्ट में रेलवे से संबंधित जानकारी दिया है, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहला है कपिला कलाम प्रोग्राम। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कपिला, यहाँ पर सीधे आपसे प्रश्न आ जाएगा कि ये कपिला है क्या और कपिला का फुल फॉर्म क्या है। तो कपिला का फुल फॉर्म क्या होगा? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्घाटन किसने किया? यही सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन है वर्तमान में? रमेश पोखरियाल निशंक। यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका चित्र भी दिया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दोस्तों, यह एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और यह बच्चों के बड़े प्रिय, और इनका 15 अक्टूबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व छात्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन ने 2010 में ही घोषणा कर दी थी। छात्र दिवस के रूप में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है इनकी याद में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो 89वीं जयंती समारोह पर इसे लॉन्च किया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप यहां पर देख सकते हैं, व्हीलर आइलैंड है, इसका नाम भी कलाम द्वीप रख दिया गया है दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। उनकी एक सिनॉप्सिस मैंने सारी बुक एक जगह दी हुई है, तो उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी, बहुत सारी किताबें, 3 बिलियन पीपल ऑफ रूरल वर्ल्ड। तो इस तरह से इनका पूरा कलेक्शन एक जगह रखिएगा। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 1997 में। पद्म विभूषण भी, बहुत सारे अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्हीं की याद में यह कलाम प्रोजेक्ट यानी कलाम प्रोग्राम या कपिला प्रोग्राम कह सकते हैं, KAPILA। यानी इसमें क्या होगा? इस कार्यक्रम के माध्यम से आविष्कार के पेटेंट के महत्व को, यानी अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंटिंग एंड इन्वेंशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इससे क्या होगा? जैसे कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर यह अग्रसर, यानी कह सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा यह प्रोग्राम। तो याद रखेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट। इसका फुल फॉर्म, इसको किस मंत्रालय के अधीन है यह, और किसकी याद में? तो एपीजे कलाम। कौन सी जयंती थी? 89वीं। ये सारे फैक्ट इनको याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए, यह सप्ताह यानी बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह, यानी साक्षरता मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक, यानी 15 से 23 अक्टूबर के बीच मनाने का निर्णय लिया है। किस मंत्रालय ने? सीधे प्रश्न आ जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न देखिए निकल करके आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आए हुए हैं। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गवर्नमेंट सेलेक्ट्स यूजेस इंडिया टू कनेक्ट रिमोटली लोकेटेड पंचायत विथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। दोस्तों, 2021 तक भारत नेट परियोजना, सुना होगा, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो भारत नेट परियोजना 2015 में, यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो सरकार ने मार्च 2021 तक भारत नेट परियोजना के तहत, यानी सीमा तथा नक्सल प्रभावित राज्यों, जो रिमोट एरियाज हैं, द्वीपीय क्षेत्रों के 5000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ह्यूज एज कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया है। अब इसमें आएंगे कौन कौन से, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इन 5000 ग्रामों में जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर आप देखा जाए तो यह रिमोट एरियाज हैं। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गलवान वैली, ये तो खूब चर्चा में है दोस्तों। ये गलवान घाटी पूछ लेगा किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ये इट इज सिचुएटेड ऑन विच यूनियन टेरिटरी स्टेट,
तो अभी नया बना हुआ है, तो लद्दाख में स्थित है और यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है चीन से और भारत के बीच में, तो यह चर्चित है। इसी तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप that the take terrestrial connectivity such as fiber or cable, यानी इन क्षेत्रों, चूंकि यह क्या है, यहाँ पर अभी फाइबर या केबल की कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, यही कारण है कि यहाँ की 5000 पंचायतों को चुना गया है और 2021 मार्च, कब तक, मार्च 2021 तक इसको जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, और इसमें अंडर द एग्रीमेंट यानी ह्यूजेस इंडिया कनेक्टिंग इंडिया जो है, इसमें इसरो का GSAT-19, ये भी पूछ सकता है प्रश्न दोस्तों, GSAT-11 उपग्रह से ह्यूज जुपिटर सिस्टम की क्षमता का उपयोग करके प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए इंटरनेट सेवा सक्षम करेगा। अब सोचिए दोस्तों, इस समय वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो जैसे हम आप जुड़े हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही तो जुड़े हैं। आज हम यह न्यूज़ सुना रहे हैं और शाम 7 बजे तक आपके पास पहुंच रही है, तो अगर कनेक्शन, काफ़ी बच्चों के ऐसी आते हैं बातें कि ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं कि सर आज का वीडियो मैं देख नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो रिमोट एरियाज़ में यह समस्याएं हैं। अब सोचिए ऐसी परिस्थितियों में इन क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी एजुकेशन है, ऑनलाइन की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में टावर, सारे क्षेत्रों में भी कहाँ व्यवस्था हो पाई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इस तरह से इस परियोजना के तहत पूरे धीरे धीरे करके यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का लक्ष्य रखा गया है और 2021 तक 5000 गाँव, वो भी क्या है, बहुत सारे जो जैसे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। और ह्यूजेस इंडिया सौर संचालित उपयोगकर्ता टर्मिनलों और नेटवर्क संचालन प्रदान करेगा और इसमें जो ये जो एग्रीमेंट है, इसमें 10 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की गति देने का प्रबंध करेगा, मैनेज करेगा। तो ह्यूजेस जुपिटर सिस्टम ग्राउंड नेटवर्क सेट द डिफैक्टो स्टैंडर्ड ऑफ ब्रॉडबैंड सैटेलाइट। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अब दुनिया में सबसे बड़े उपग्रह ब्रॉडबैंड नेटवर्क को शक्ति प्रदान करता है यह ह्यूजेस जुपिटर सिस्टम। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उन लोगों की भी शिक्षा, दीक्षा, अन्य प्रोग्राम भी, बहुत सारी वस्तुएं आज आप ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठ करके अमेजन, फ्लिपकार्ट की वस्तुएं आप मंगा सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा जाल है, इसको कह सकते हैं ग्लोबल गांव के रूप में डेवलप किया जा सकता है और इसका लाभ हमें मिल सकता है। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो यह सब इसी से ही सिद्ध होगा। तो डिजिटल इंडिया का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना इससे भी संचालित होगा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, BBNL यही फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो फ्लैगशिप मिशन बाई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना, यानी टू कनेक्ट ऑल द 2,50,000 ग्राम पंचायत इन कंट्रीज प्रोवाइड 100 मेगाबिट पर सेकेंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत। सोचिए अगर इस तरह से जुड़ गया तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की स्थिति शैक्षिक, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सभी जगत, बहुत सारे लोगों को राजनीतिक हलचल के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, तो इन सब से यह जुड़ जाएगा। समझ में आई बात। और यह किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पॉइंट दिया गया है। और दोस्तों नेशनल ऑप्टिकल फाइबर यानी ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, इसका भी देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा, NOFN, लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2011 और यही 2015 में नाम परिवर्तन कर दिया गया, भारत नेट परियोजना कर दिया गया। तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मामले यानी इंटरनेशनल अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप देख सकते हैं लगातार चर्चा में है। आर्मेनिया की स्थिति आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, इसीलिए हमने देखिए मानचित्र में दे दिया है। क्योंकि ज्योग्राफी थ्रू मैप यानी करंट अफेयर विथ ज्योग्राफी, करंट अफेयर विथ पॉलिटी, करंट अफेयर मतलब चीजों को करंट से भी जोड़िए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये देश का नाम लिखा हुआ है अजरबैजान, यहां पर आप देख सकते हैं रूस, ये देख रहे हैं जॉर्जिया, ये है आर्मेनिया, तो यहां पर अब ईरान है, टर्की है, तो ये सारे पड़ोसी देश हैं।
और इस समय जो तनाव का जो क्षेत्र है ये है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों। तो अजरबैजान ने आरोप लगाया है, ये पहले खबर देखते हैं। तो अजरबैजान ने अजरबैजान की राजधानी दोस्तों बाकू है, ध्यान रखेंगे क्या है बाकू। ये भी कैस्पियन सागर लेक को छूता है, जो विश्व की सबसे बड़ी लेक है, कैस्पियन सागर झील, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। ध्यान रखेंगे 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। रैकिट बता भी चुका हूं पहले भी, RAKIT, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, 5 देशों की सीमाएं इस कैस्पियन सागर झील को स्पर्श करती हैं। तो इधर आप इसके इधर बढ़ेंगे तो कैस्पियन सागर लेक ही मिलेगा। तो दोस्तों यहीं पर इसकी राजधानी बाकू है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है और रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मस्कवा नदी के किनारे बसा है, और टर्की की राजधानी अंकारा है, और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। तो 13 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हैं। तो अजरबैजान ने आरोप लगाया है किस पर, आर्मेनिया पर, कि उसके दूसरे बड़े शहर गांजा, यह देख रहे गांजा यहां पर आप देख सकते हैं, और अच्छे से ये देख रहे हैं ना गांजा, ये बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है अजरबैजान का। तो यहां पर हमला कर दिया है किसने, आर्मेनिया ने। ये देखिए यहां राजधानियां दी हुई हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। यह तिब्लिसी है और यह पे टर्की की अंकारा मैंने बोल ही दिया है। यह क्षेत्र देख रहे हैं ना, यही विवादित क्षेत्र है दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार ये 27 सितंबर से ये चल रहा है। तो थोड़ा सा इसमें जैसे इसमें सपोर्ट किसका मिल रहा है, कौन इसके विरोध में है, ये भी जानना आवश्यक है। विश्व इस पर क्या सोच रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है। तो तुर्की के राष्ट्रपति जो उन्होंने खंडन किया है कि तुर्की इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल है, और वह अजरबैजान का जितना संभव हो सके वह कह रहा है इस इलाके में आर्मेनिया को तुरंत पीछे हटने की बात कर रहा है। तो अजरबैजान का साथ कौन दे रहा है, तुर्की। तो यानी नागोर्नो काराबाख, ये याद रखिएगा, नागोर्नो काराबाख, तो यहां पर ये जगह है, यही चर्चित क्षेत्र। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अजरबैजान और टर्की के बीच में इतनी मित्रता है, कहा जाता है कि 2 देश एक राष्ट्र की तरह हैं। तो यह इसकी सहायता कर रहा है। अब यहीं पर देखिए बात अब आ जाती है, अमेरिका की क्या दृष्टिकोण है, रूस का क्या है, रूस की क्या है, और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान जल्द से जल्द इस लड़ाई को रोके, वो काफी चिंतित हैं इसको लेकर के। और रूस जो है, रूस में अब देखिए यहां पर जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये रूस के ही भाग हुआ करते थे। रूस का जब विखंडन होना शुरू हो गया, यानी कह सकते हैं कि 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना, तो अभी के ये दोनों देश जो आर्मेनिया और अजरबैजान हैं उसका हिस्सा थे, किसका, सोवियत गणतंत्र का। लेकिन बाद में पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो और काराबाख के इलाके को लेकर 80 के दशक में और 90 के दशक में शुरुआती संघर्ष शुरू हो गए थे, और यह बाद में शांति करवाया। फिर 80 के दशक में फिर विघटन शुरू हो गया किसका, सोवियत संघ का। उसके बाद यह दोनों अपने अलग थलग, और इन दोनों में यानी 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनियाई सेना का कब्जा हो गया था। तो यह इसके पीछे यह लड़ाई यानी कई दशकों से चली आ रही है, और यह बड़ा रूप ले ली है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित है कि यह दोनों आपस में शांति वार्ता स्थापित करें। इवन ईरान भी कह रहा है कि अगर दोनों टेबल पर आते हैं तो हम मध्यस्थता करने को तैयार। बस यहां पर आपको याद रखना है कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है और इसके राष्ट्रपति कौन है। तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति कौन है, आर्मेन सार्गस्यान हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन है, इल्हाम अलीयेव हैं, चूंकि ये चर्चा में है। और टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगन हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। और इनकी राजधानी देख रहे हैं ना, बाकू है, तेल क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये पूरा कैस्पियन सागर लेक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जेसिंडा आर्डर्न यानी एडर्न का जन्म, यह देखिए यह चर्चित व्यक्तित्व भी कह सकते हैं इनको। यह दूसरी बार
दूसरी बार जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन रही हैं। तो दोस्तों यह इन्होंने फिर से इलेक्शन में जीत हासिल की है। यानी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने शनिवार को देश के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही वह दूसरी बार कार्यभार संभाले। तो अर्डर्न की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसे इनकी पार्टी का नाम याद रखना, लेबर पार्टी, कितना 49% वोट हासिल किया है। और इसी की जो विपक्षी पार्टी है सेंटर राइट नेशनल पार्टी ने 27% मत के साथ हार को स्वीकार कर लिया है और तीसरे स्थान पर एसीटी न्यूजीलैंड और ग्रीन पार्टियां रहीं। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने लगभग 50 वर्षों में लेबर पार्टी को अपना सबसे ज्यादा समर्थन दिखाया है और यह पहली बार ऐसा होगा कि इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है। तो यह महत्वपूर्ण इनका नाम, और इन्होंने कोरोना नामक महामारी में बहुत अच्छी तरीके से न्यूजीलैंड के लोगों का ध्यान रखा, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के लोगों ने फिर से इनको दोबारा दिया जो है प्रधानमंत्री पद दे दिया, गिफ्ट में कह सकते हैं। कोरोना मुक्त भी घोषित हो गया था, अभी कुछ एक आध दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया इनकी सूझबूझ के तहत। याद हो जाएगा दोस्तों, सीधे पूछ लेगा कि किस देश की प्रधानमंत्री हैं, और यह मात्र देखिए ना 1980 की 40 वर्षीय जो है 2017 में यह पहली बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, अब यह दोबारा बनेंगी, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो विशाल वी शर्मा has been appointed as next permanent representative to India to the permanent delegation of India to United Nations Educational Scientific Cultural Organization। दोस्तों इसके मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। यूनेस्को का फुल फॉर्म सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह चित्र देख सकते हैं, विशाल वी शर्मा जी हैं, और यह गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तो उसमें यह बहुत ही स्पेशल ड्यूटी के रूप में इन्होंने निभाया था। अब इनको यूनेस्को में परमानेंट कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यानी यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। और यूनेस्को के बारे में आप लोग तो पता ही है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल भी है और फैशन नगरी इसे कहा जाता है दोस्तों। और यह किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा है, और इसकी हेड हैं आंद्रे अजोले, ध्यान रखेंगे। और इसका स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को हुई थी, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सीमा मुस्तफा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। यह चित्र आप देख सकते हैं। तो द सिटीजन, ये कौन है, सीमा मुस्तफा। तो द सिटीजन की संपादक सीमा मुस्तफा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। मुस्तफा द प्रिंट के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं का स्थान यह लेंगी। तो हार्ड न्यूज के संपादक संजय कपूर को, इसमें देखिए अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, तो इसमें जो है महासचिव निर्वाचित हुए हैं संजय कपूर। और यह बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक AK भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। तो इसमें 3 अपॉइंट आपको निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वहीं कारवां पत्रिका के संपादक अनंत नाथ को अनअपोज्ड कोषाध्यक्ष यानी निर्विरोध कोषाध्यक्ष, अनअपोज्ड ट्रेजरर, इनको नियुक्त किया गया है। और नाथ जो है rediff.com की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर शीला भट्ट, यानी कोषाध्यक्ष कौन थी, शीला भट्ट का जिम्मेदारी संभालेंगे। तो याद रखेंगे, तीनों अपॉइंटमेंट यानी 4 अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर हो गया। पहले पेज में हमने शर्मा जी के बारे में बताया था, इसमें 3 अपॉइंटमेंट, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह व्हाट इज द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या है, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका काम ही है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी एडिटर्स गिल्ड ने संसद और कार्यपालिका के साथ प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के मुद्दों को उठाया। इसने प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो यह 1978 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अब जैसा कि देखा जाए तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है भारत के लिए। भारत का स्थान 180 देशों में कितना है, 142वां स्थान है।
तो इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को और भी काम करने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखें 3-4 प्रश्न आपको निकल करके आएंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कार में। तो आज पुस्तक ली गई है शशि थरूर साहब का। ये काफी चर्चित व्यक्तित्व हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, केरल से संबंधित, केरल से सांसद हैं, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, द सेल फोन, टाइगर, ध्यान रखेंगे। तो अभी जो वर्तमान में जाने माने लेखक और शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शीर्षक से जारी की है और पुस्तक को एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया है। और शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास पर मैग्नम ऑपस के रूप में वर्णित किया है इसको। यानी शशि थरूर डिस्क्राइब दिस बुक एज मैग्नम ऑपस ऑन द थ्योरी। यह थ्योरी है, इसी के आधार पर राष्ट्रवाद के सिद्धांत, इन सब बातों का इसमें इन्होंने जिक्र किया है। और यह पुस्तक उनकी व्हाई आई एम ए हिंदू, ये देखिए, ये भी एक पुस्तक हो गई, तो इसी का विस्तार प्रतीत होती है। तो यह पुस्तक काफी चर्चित है, लोग खूब खरीद रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसमें जैसे यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र, समझ में आई बात? तो हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट टू आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, इन सब बातों को इसमें उतारा गया है। तो यह ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक के वास्तविक भारतीयता की स्थापना और 21वीं सदी में देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है, इसमें बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है खेल समाचारों में। खेल समाचारों में यह चित्र आपको दिख रहा होगा। यह चित्र किसका है? पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन्हें यॉर्कर किंग कहा जाता है। यह रिटायर हो गए, संन्यास ले लिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने, तो उमर गुल ने संन्यास ले लिया। ये 36 वर्षीय उमर गुल सबसे पहले 2003 में इन्होंने पदार्पण किया था और उसी वर्ष उन्होंने अपना टेस्ट मैच भी खेला था और आखिरी टेस्ट 2013 में खेला। यानी कुल 47 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 163 विकेट्स लिए। तो यह महत्वपूर्ण 130 वनडे उन्होंने खेला जिसमें 179 विकेट, इसी तरह से T20 अंतर्राष्ट्रीय में 85 विकेट्स लिए और वर्तमान इनको यॉर्कर किंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने दोस्तों अभी शनिवार को यानी कल ही इन्होंने संन्यास सभी प्रारूपों से, यानी T20, टेस्ट, वनडे सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और आखिरी वनडे यह 2016 में खेले थे अंतर्राष्ट्रीय। और वर्तमान में यह T20 कप, जो राष्ट्रीय T20 कप वहां हुआ था पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान का यह प्रतिनिधित्व कर रहे थे और रावलपिंडी में साउदर्न पंजाब से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई इनकी टीम, जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इनका नाम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, यहाँ पॉइंट, ये फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों फैक्ट्स में आज हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इंडियन रेलवे या भारतीय रेल परिवहन के तहत लिया है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न इस बार के, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, आरआरबी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जैसे भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ से, मुंबई से थाने चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। और उस समय कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और यही कारण है कि 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण है, जैसे पूछ लेगा कि उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो रेल में, और रेल, पहली रेल 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी जो चली थी, 34 किलोमीटर। अब देखिए रेलवे से संबंधित प्रश्न बहुत तरीके से बन सकता है दोस्तों, इसके लिए भी हम 2-3 सेक्शन में बात करेंगे। तो यह जैसे अब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। फिर भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चलाई गई थी, तो 3 फरवरी 1925। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत के प्रथम रेल मंत्री, तो दोस्तों याद हो तो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी कि नहीं, अंतरिम सरकार। संविधान सभा के गठन या संविधान सभा की पहली बैठक के पहले चुनाव हुआ था, याद हो तो, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस जीत के आई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग। तो फिर सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें मुस्लिम लीग
भाग नहीं ले रही थी, फिर बाद में वह शामिल हुई। तो लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंद्रीगर, तो 5 मंत्रालय जोड़ा गया। तो रेल मंत्रालय आसफ अली साहब थे पहले रेल मंत्री, और यह 1947 तक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नर भी रहे हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक थे। फिर बाद में अयंकर साहब आए। फिर पहली लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ? 1951 में। तब 1952 में, 51-52 दोनों में चला था वो चुनाव, पहली लोकसभा का चुनाव, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो जब चुन करके आई सरकार, तो रेल मंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 1952 से लेकर के 1956 तक वो रहे हैं। तो रेल मंत्री, बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। पहला रेल बजट 1925 में प्रस्तुत किया गया था। और भारतीय रेल संग्रहालय कहां अवस्थित है? नई दिल्ली में है, ये पॉइंट पहले बता दिया। गोरखपुर में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्लेटफॉर्म ध्यान रखेंगे 1355 मीटर है। और गोरखपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। इससे पहले सबसे लंबा जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में था, जो कि 1072 मीटर उसकी लंबाई थी। अब क्या हो गया है? गोरखपुर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह गोरखपुर से रोजाना 170 ट्रेनों का आवागमन होता है। अब बात करेंगे कि यूनेस्को की सूची में भारत के कौन कौन से रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, यूनेस्को की लिस्ट में हम चर्चा कर रहे हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये कहाँ है? तो दार्जिलिंग की टी, ग्रीन टी फेमस है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह भी मिलान करने को आ जाता है। तो दार्जिलिंग, यह याद रखेंगे कि न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर यह लंबा है, और यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर ऊंची है। और यह विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1999 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इसको शामिल किया गया। अब पूछ लेगा ये कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। 2004 में विश्व धरोहर में इसे घोषित किया गया। विक्टोरिया टर्मिनल व बोरी बंदर स्टेशन के नाम से भी यह जाना जाता था। 1878 से मार्च 1888 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, नीलगिरी, यहां पर देख रहे हैं, तीसरा क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में यूनेस्को की सूची में डाला गया। तो नीलगिरी 15 अक्टूबर 1908 को कन्नूर से ऊटी के बीच ट्रेन चली थी, और इस रेल मार्ग की लंबाई 46 किलोमीटर है दोस्तों। और इसी तरह से कालका शिमला रेलवे, इसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, टॉय ट्रेन 2008 में घोषित किया गया। 1903 में इसका निर्माण हुआ था, और प्रथम रेलगाड़ी का लॉर्ड कर्जन के द्वारा उद्घाटन किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। तो इस सूची में 2008 में डाला गया। तो ये चारों पॉइंट भी याद रखिएगा। इसी तरह से और भी रेलवे के फैक्ट हम आगे बताएंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस अभ्यास सेशन में। आइए इसमें चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस सेशन में फिर से मैं एक बार नाम लूंगा, ज्ञान रंजन साहू और सारा आनंद, ये लोग तुरंत उत्तर दे रहे हैं लगभग। संतोष कुशवाहा जी, ये भी उत्तर दिए हैं, इन्होंने भी जो है सबसे पहले देखा। और लोगों के भी उत्तर आए हैं, थोड़ा लेट हो गया था, जैसे अखिलेश कुमार जी हो गए, राजेश कुमार जी हो गए, इन लोगों का उत्तर थोड़ा लेट आया है। लेकिन सारा आनंद और ज्ञान रंजन साहू जी यह लगातार तुरंत उत्तर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। आदित्य कुशवाहा जी ने भी दिया, लेकिन उन्होंने 9 घंटे पहले ही उत्तर दिया है। तो इस तरह से आप सब लोग जो है उत्तर देते हैं तो और अच्छा होता है। अगर आप लोग, चूंकि आप लोगों को उत्तर पता है, अगर दिक्कत होगी तो हम कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया करेंगे अगर आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि आप लोग खबरों को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए आप उत्तर भी बहुत ही अच्छे से देंगे। तो आज का पहला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। 15 अक्टूबर 2020 को कपिला अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर? तो इसमें इन चारों में ही आपका उत्तर छिपा है। नेक्स्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत कितने ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख या 3.5 लाख? अगला है, जेसिंडा अर्डन किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या दक्षिण कोरिया? आर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी क्या है? येरेवन और बाकू है, या येरेवन और तेहरान है, या बाकू और अंकारा है, या अंकारा और मॉस्को है? दोस्तों, राजधानी मैं बता चुका हूं।
अगला है यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ साहब को, या विशाल वी शर्मा, विनोद राय या प्रभात कुमार? इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेखर गुप्ता, सीमा मुस्तफा या शीला भट्ट या संजय कपूर? अगला है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, शशि थरूर, अनीता देसाई या अरुंधति राय? यॉर्कर किंग उमर गुल किस देश के क्रिकेटर हैं? अभी संन्यास लिया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत के? अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1980 या 84 या 1986 में? यूनेस्को की सूची में कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन नहीं है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या नीलगिरी माउंटेन रेलवे या गोरखपुर रेलवे स्टेशन? इन्हीं में से आपको उत्तर बताना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।